डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस ये क्या है, कैसे काम करता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस सब की चर्चा आज करेंगे। जो पहली चीज आती है डीएनएस के बारे में, वो डीएनएस क्यों हमें जरूरत पड़ी। तो एक इंसानी तौर पे देखा जाए तो हमें भाषा बहुत अच्छे से आती है, वर्ड्स बहुत अच्छे से हम समझ जाते हैं, लेकिन नंबर्स याद करना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर मैं ये एक मोबाइल नंबर लिखूं तो और इसके साथ आपको एक नाम असाइन कर दूं तो आप कहेंगे कि ये नाम मुझे याद रहेगा, ये नंबर याद नहीं रहेगा। तो सारी यही कहानी है कि कंप्यूटर समझता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस आप याद नहीं रख सकते तो आपको चाहिए कोई ऐसा नाम। वैसे आप आईपी एड्रेस किसी भी ब्राउजर पर डाल सकते हैं डायरेक्टली और आपको वो वेबसाइट मिल जाएगी, आ जाएगी। लेकिन लोग ये चाहते हैं कि भाई मुझे इजी टू रिमेंबर, यानी कि मुझे आसान हो कि आप मुझे कोई एक नाम दे दें, उस नाम को मैं डाल दूं और वो मेरा वेबसाइट आ जाए, रादर देन मुझे कि आईपी एड्रेस याद करना पड़े। जैसे github.com है, उसका एक आईपी एड्रेस है, google.com का एक आईपी एड्रेस है। तो सारी कहानी ये है कि 1970 और या ये कहें शुरुआती 1980 के दौर में एक काम दिया गया एलिजाबेथ फाइनलर को। इनका काम यही था कि भाई एक लिस्ट मेंटेन करें, बाएं हाथ पे लिखें नाम, दाएं हाथ पे लिखें आईपी एड्रेस। तो हर एक आईपी एड्रेस किस नाम से कनेक्टेड है या किस नाम से ट्रांसलेट हो सकता है, इसकी एक लिस्ट बना के रखिए। ये इनका काम था। लेकिन इंटरनेट जिस तरीके से बढ़ा, जिस तरीके से इसकी ग्रोथ हुई, ये तो अनसस्टेनेबल हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं था वो मेंटेन कर सके। तो यहां पर आते हैं पॉल मोकापेट्रेस, 1983 की बात है ये। तो उन्होंने एक ऑटोमेटेड स्केलेबल सिस्टम बनाया, बेहतरीन सिस्टम बनाया, और उसको कहा गया डोमेन नेम सिस्टम। देखिए, अगर आज की बात करें तो 367 मिलियन इससे ऊपर रजिस्टर्ड डोमेन्स है। चाहे आप गूगल डैडी की बात करें, होस्ट गेटर की बात करें, इन सबको एक डायरेक्टरी में रखना मुनासिब भी नहीं है, सही भी नहीं है। ओके, सिंगल डायरेक्टरी में रखना इसको बहुत मुश्किल है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और लिंकिंग बनानी पड़ेगी। तो अगर आप इंटरनेट की बात करें या इंटरनेट जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है और काम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसी तरीके से डायरेक्टरी जिसमें नाम और आईपी, ये डायरेक्टरीज भी पूरी विश्व में आपके डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये आपस में डायरेक्टरीज बात करती हैं, कोई ऐसा अनोमली है उसको दूर किया जाता है, कोई रिडंडेंसी है उसको दूर किया जाता है। तो हर नाम के साथ एक आईपी परमानेंटली मेंटेन किया जाता है। अब आप देखिए कि एक और काम डीएनएस का ये है कि परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाया जाए। परफॉर्मेंस इस तरीके से बढ़ती है कि मान लीजिए आप www.google.com टाइप कर रहे हैं और एक पूरे विश्व से लोग google.com चाह रहे हैं, उसका आईपी एड्रेस निकालना है और पूरे विश्व का काम केवल एक ही लोकेशन पे हो रहा है, ये डीएनएस का। ये तो ठीक नहीं है। तो ये है कि आप कहीं भी बैठ के आप आईपी एड्रेस टाइप करें, लेकिन हो सकता है कि आपका सर्वर जो आपकी आईपी को डीएनएस में या google.com में कन्वर्ट कर रहा है वो अलग हो। जैसे आप ये देखें, ये दोनों के दोनों आईपी गूगल के हैं। आप कनाडा से बैठ के google.com टाइप करिए, आप अमेरिका से बैठ के टाइप करिए, हो सकता है आपको आईपी अलग मिले, लेकिन काम वही हो रहा है, आपको google.com ही खुल के मिलेगा। तो ये भी फायदा है आपके डीएनएस का। ओके, तो डीएनएस का काम है नाम को आईपी में कन्वर्ट करना, सारा काम यही डीएनएस करता है। डीएनएस या डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? देखिए, जो भी आपका वेब ब्राउजर हो, चाहे ओपेरा हो, चाहे गूगल क्रोम हो, चाहे फायरफॉक्स हो, उस पे आप वेबसाइट का नाम कैसे टाइप करते हैं? www.google.com। यानी आपको ये नाम पता है। क्या आपको इसका आईपी पता है? शायद नहीं होगा। कंप्यूटर जो होते हैं, कंप्यूटर या कोई भी डिजिटल डिवाइस, वो केवल और केवल नंबर्स पे काम करते हैं। नंबर्स में हम इतने अच्छे होते नहीं हैं। तो अगर मैं कहूं कि इसकी आईपी 8.8.4.4 है तो शायद आप कभी तक याद कर रख पाएंगे, कुछ दिनों तक, लेकिन फिर आप google.com टाइप करेंगे। लेकिन कंप्यूटर समझता है आईपी। तो नाम को आईपी में चेंज करना यही डोमेन नेम सिस्टम का काम है। डोमेन नेम सिस्टम यही होता है। तो ह्यूमन या इंसान जब भी किसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन जाते हैं या किसी भी रिसोर्स को, कंटेंट को जानना चाहते हैं, तो वो उसका इस तरीके से ब्राउजर पे एक नाम देते हैं। तो ये जो नाम है, इसकी मैपिंग कैसे हो गई? ये एक डायरेक्टरी है। पुराने जमाने में क्या होता था, हम नाम देखते थे और यहां पर उसका नंबर होता था, तो उस नाम के हिसाब से नंबर फोन मिला देते थे। नाम से हम ज्यादा वाबस्ता हैं।
तो डोमेन नेम सिस्टम इस तरीके से समझ लीजिए कि ये एक टेबल है या एक डायरेक्टरी है जिसमें यहां पर तो आपके नाम लिखे हुए हैं और यहां उस नाम, हर एक नाम के संबंधित आईपी है। ओके, तो डीएनएस एक डायरेक्टरी सर्विस है जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, नाम से लेकर होस्ट या फिर ये कहें कि जो किसी भी होस्ट जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं या नेटवर्किंग में जिससे बात करना चाहते हैं उसका न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस जो कि कुछ इस तरीके का होगा, या फिर अगर IPv4 की बात करते हैं, IPv6 की बात करते हैं, तो मैं दोनों दिखाता हूं आपको। लेकिन उससे पहले आपको यह ध्यान रहे कि जब भी हम वेब पे आते हैं तो वेब ब्राउजर इंटरनेट प्रोटोकॉल, अभी देखिए ये नेटवर्क लेयर की बात कर रहा हूं मैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल का या आईपी का यूज करते हैं। और आईपी को एग्जीक्यूशन या आईपी का इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, या IPv4 या IPv6 से होता है, यानी आईपी एड्रेसेस से होता है। तो आईपी जानना बहुत जरूरी है, लेकिन आईपी तो नंबर है, हम नाम लेते हैं वेबसाइट्स का, इनको कन्वर्ट करने का ही काम है डीएनएस का। तो हर एक डिवाइस जो भी आपके इंटरनेट पे कनेक्टेड है, कोई भी डिवाइस हो, उनकी एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होगा और इस यूनिक आईपी एड्रेस को ढूंढना या इस नाम से इस आईपी को ढूंढना, यही डीएनएस है। तो डीएनएस करता क्या है कि वो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। तो जैसी डोमेन नेम, इसका ये डोमेन नेम है, इसका ये आईपी है, जैसे इसको ट्रांसलेट कर दिया, इस आईपी से आपके वेब ब्राउजर पे कंटेंट आने लगेगा। तो डीएनएस, अब यहां पर दिखेगा ये जो डीएनएस है ये एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। किसका है ये? एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। और हर एक नोड, क्योंकि अगर आप लिखते हैं www.google.com तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज क्या है? तो यहां अगर मैंने www.example.com लिखा तो सबसे पहले जो है ये .com इसका टॉप लेवल डोमेन होगा। इसका डोमेन, अब इसके सब डोमेन बनेंगे, यानी कि एक ट्री बन रही है जिसमें .com सबसे बड़ा एड्रेस है या फिर कहीं टॉप लेवल डोमेन है। एग्जाम्पल इस .com का सेकंड लेवल डोमेन है और example.com का डोमेन आपका www है ना। तो डीएनएस सर्वर जो इंसानी फितरत है कि वो आईपी एड्रेसेस को इतने अच्छे से नहीं समझ सकता या याद रख सकता है। IPv4 को तो एक बार याद भी कर लो, ये देखो आप IPv4 एक बार के लिए याद भी हो जाए चलिए, लेकिन IPv6 को कैसे याद करोगे? ये तो 128 बीट का एड्रेस होता है, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए होता ये है कि 4 सर्वर्स होते हैं इसमें, डोमेन नेम सिस्टम में 4 आपके सर्वर्स हैं। एक डीएनएस रिजॉल्वर होता है और एक आपका रूट नेम सर्वर होता है, फिर उसके बाद आपका TLD का नेम सर्वर होता है, फिर अथॉरिटेटिव आपका नेम सर्वर होता है। तो होता यह है कि सबसे पहले जैसे .com पता चला, ये जो रिजॉल्वर है वो पता करेगा भाई .com का सर्वर कहाँ है। .com के सर्वर पे गया, .com जैसे .org होता तो .org पे जाता, .com के सर्वर पे जाता है, पूछता है भैया ये जो वेबसाइट है कहाँ है। .com का जो सर्वर है फिर इसको भेज देगा आपका जो भी .com है, यानी कि TLD टॉप लेवल डोमेन .com है, तो .com के पास भेज देगा। .com इसे ढूंढेगा, मतलब ये सर्वर इसे ढूंढेगा, ये जाएगा भाई कि किसके पास? अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास कि भाई ये .com है, इसकी वेबसाइट बताओ कहाँ है। अथॉरिटेटिव सर्वर को पता चल रहा है जैसे आपने GoDaddy पे डाला या फिर किसी और होस्ट गेटर पे डाला, तो वहां से ये आईपी हमेशा अपडेट होता रहता है। तो यहां से बेसिकली रिजॉल्वर्स के थ्रू होते होते यहां से आपका डोमेन नेम जो है वो आईपी में परिवर्तित होता है या फिर उसका आईपी नेम मिलता है, और फाइनली आपका वेब ब्राउजर जो है वो आपके वेब कंटेंट को डाउनलोड करता है या आपको दिखाता है। डोमेन नेम सर्वर क्या होते हैं और कितने सर्वर हैं, और ये किस तरीके से डीएनएस को एग्जीक्यूट करते हैं? 4 तरीके के सर्वर हैं, और पहला इसमें आता है डीएनएस रिकर्सर या डीएनएस रिजॉल्वर। उसके बाद जो पहला के बाद आता है रूट नेम सर्वर्स जी, उसके बाद आएगा TLD नेम सर्वर्स, और फाइनली आएगा अथॉरिटेटिव नेम सर्वर्स। देखिए सबसे पहला काम ये होता है कि अगर आप वेबसाइट पे कोई वेबसाइट टाइप कर रहे हैं ब्राउजर पे, तो वो जाएगा डीएनएस रिजॉल्वर के पास। तो उसको आप समझिए कि आप लाइब्रेरियन के पास गए, आपने कहा कि भाई मुझे ये किताब चाहिए, तो अब लाइब्रेरियन का काम शुरू हो गया, कौन सी बुक कहां पर रखी है, यानी कि कौन सा आईपी इस नेम के संबंधित कहां आईपी रखा हुआ है ना। तो पहला काम डीएनएस सर्वर का, रिजॉल्वर का यही है कि ब्राउजर में जो आप डालते हैं उसका आईपी हमें लाना है, वो आपने काम दे दिया। तो लाइब्रेरियन कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे सबसे पहले इंडेक्स देखेंगे अपना कि भाई मुझे मैं पता तो करूं ये किताब किस रैक में रखी है और वो रैक कहां पर मिलेगा मुझे। तो यहां पर आता है जो सेकंड सर्वर है वो आता है
रूट सर्वर। तो इसका सारा काम ये है कि www.github.com दिया तो ये आखिर का है जिसको हम टॉप लेवल डोमेन कहते हैं, जो .com है, .org हो सकता है, .edu हो सकता है। तो रूट सर्वर का सारा काम ये है कि ये जो .com का इन्होंने टॉप लेवल डोमेन दिया है, इसका हमें पता करना है कि आईपी क्या है। तो ये आपको बेसिकली एक इंडेक्स के तौर पे काम करता है रूट सर्वर। तो जैसे ये रूट सर्वर बता देगा डीएनएस रिजॉल्वर को कि देखिए साहब ये जो इंडेक्स, मेरे इंडेक्स के हिसाब से ये जो नाम है इसका आईपी इधर मिलेगा, किधर मिलेगा, वो होगा टीएलडी सर्वर, टॉप लेवल डोमेन सर्वर। यानी कि अगर .com है तो ये आपको बता देगा .com का कहां मिलेगा, .edu है तो कहां मिलेगा। तो टीएलडी सर्वर को आप समझ सकते हैं कि ये रैक पे पहुंच गया, अभी आप लाइब्रेरी के रैक पे पहुंच गए। तो रैक पे पहुंच गए, अब आपको केवल पता करना है कि वो बुक कहां पर है। तो टीएलडी सर्वर क्या है, ये एक सर्वर नहीं होते, ये अलग अलग रैक या अलग अलग सर्वर होते हैं। जैसे .com का एक सर्वर होगा, .org का एक सर्वर होगा, .edu का एक सर्वर होगा। यानी कि जितने भी टॉप लेवल डोमेन्स हैं वो सारे के सारे आपके जो सबसे आखिर में .com लिखेंगे ना आप, उसका हर जगह एक एक सर्वर होगा। तो ये जो सर्वर है उसकी जानकारी टीएलडी सर्वर देगा आपको। और ये जो टीएलडी सर्वर है, टॉप लेवल डोमेन सर्वर, यहीं पे आपको पता चलेगा कि मेरी वेबसाइट .com ये .com के सर्वर में कहां पर है। यानी ये रैक पता चल गया, .com एक रैक हो गया, .org एक रैक हो गया, इस .com के अंदर कहां पर है। तो फाइनली आपको इसके अंदर का पता चलता है, क्योंकि जो भी एंड करेगा .com के साथ वो .com के टीएलडी सर्वर में होगा, टॉप लेवल डोमेन सर्वर में होगा। ओके, तो इसके बाद जो बारी आती है वो आती है अथॉरिटेटिव नेम सर्वर की। क्योंकि सारी कहानी यही है कि मुझे आईपी मैंने दिया है, मुझे डोमेन नेम दिया है, मुझे इसका आईपी निकाल के दीजिए। तो अथॉरिटेटिव सर्वर बेसिकली आप जैसे आप hostgator.com पे आपने अपनी वेबसाइट रखी है या GoDaddy पे रखी है, तो ये अथॉरिटेटिव सर्वर का काम ये होता है कि भाई आज अगर आपने कोई वेबसाइट बताई तो वो जो वेबसाइट है उसका आईपी आपने कहाँ रखा जाएगा। यानी कि आज जो बुक आई वो कहाँ रखी जाएगी, किस रैक में रखी जाएगी। तो अथॉरिटेटिव सर्वर कंफर्म करता है कि मेरी ये जो बुक है, यानी कि ये जो आईपी है वो यहाँ पर है, इस जगह पर आईपी है। तो वो जाके उसको इंटरैक्ट करता है और देखता है कि आईपी सही है कि नहीं है। जब वो सही मिल जाती है तो वो जाके डीएनएस रिजॉल्वर को देता है कि देखिए साहब आपने मांगी थी बुक, ये बुक है, लीजिए। डीएनएस रिजॉल्वर उस बुक को ले लेता है, अब यानी कि एक तरीके से आईपी को ले लेता है और उस आईपी को उस डोमेन नेम सिस्टम की जगह फिट कर देता है। उस डोमेन नेम सिस्टम में वो वेबसाइट निकल के आ जाती है, दिख जाती है। तो डोमेन नेम सिस्टम या डीएनएस काम कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझे तो सबसे पहली चीज ये है कि अपने ब्राउजर पे आप कोई एक वेबसाइट टाइप करते हैं। वो तो नाम होता है, कंप्यूटर को तो नाम पता ही नहीं है, वो तो नहीं समझता, उसको केवल डिजिटल नंबर चाहिए। और यहां पर हम आईपी के बारे में बात कर रहे हैं तो आईपी एड्रेस चाहिए। तो www.github.com को नहीं समझता कोई भी, इसके बैकग्राउंड में जो आईपी है उसको समझता है, तो हमें आईपी चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही www.github.com आपने लिखा ब्राउजर में, ब्राउजर सीधा बोलेगा डीएनएस रिजॉल्वर को, ये साहब ये बताइए ये जो मुझे इन्होंने एड्रेस डाला है इसका आईपी मुझे निकाल के दीजिए। तो डीएनएस रिजॉल्वर क्या करेगा कि ये काम को लेगा। अब रिजॉल्वर का काम है कि इसको रिजॉल्व करना, डीएनएस को रिजॉल्व करना, कि आईपी निकालना। तो सबसे पहले पहुंचेगा वो रूट सर्वर के पास। रूट सर्वर का काम बस यही है कि वो ये पता करता है कि इसमें क्या क्या है। .com वाले वेबसाइट है, .net वाली वेबसाइट है, .org वाली वेबसाइट है। तो डीएनएस रिजॉल्वर को बताएगा कि देखिए साहब ये .com वाली वेबसाइट है, ये इस .com के सर्वर पे जाके मिलेगी। समझ गए ना आप। तो ये एक रूट सर्वर जो है वो काम ये करता है, एक इंडेक्स का काम करता है। तो इस इंडेक्स से पता चल गया डीएनएस रिजॉल्वर को कि .com का सर्वर कहां पर है, .net का सर्वर कहां पर है। तो www.github.com का जो सर्वर होगा वहां पर डीएनएस रिजॉल्वर अब जाएगा। अब ये जो जहां जाएगा वो उसे कहते हैं .com का एक सर्वर जो होगा, .net का जो सर्वर होगा उसे हम कहते हैं टीएलडी सर्वर या टॉप लेवल डोमेन सर्वर। टॉप लेवल डोमेन सर्वर को आप समझ लीजिए एक लाइब्रेरी की एक रैक है जहां पर बुक रखी है। तो अब बुक बेसिकली हम बात कर रहे हैं आईपी की, कि हमको नाम दिया गया किताब का, उसका आईपी निकालना है। तो अथॉरिटेटिव सर्वर का काम ये होता है कि वो जाता है, देखता है कि भाई कहाँ आईपी है, उस आईपी को निकालता है, जाके आईपी पे एक मैसेज भेजता है। आईपी उसको सही चीज़ बताती है कि भाई मैं आईपी में सही हूँ। जब ये अथॉरिटेटिव सर्वर क्लियर कर देता है कि हाँ भाई ये मुझे वेबसाइट की आईपी मिल गई है, लीजिए ये आईपी, और फिर आपका जो पेज है वो डाउनलोड होने लगता है। इस तरीके से ये डीएनएस सर्वर काम करता है। डोमेन नेम सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी डोमेन नेम सिस्टम काम कैसे करता है, ये इंपॉर्टेंट है।
एक सिंपल सा मैंने यहाँ पर www.example.com लिखा है, जो कि आप अपने वेब ब्राउजर पर डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप डालेंगे www.google.com, तो इसमें ये जो .com हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये जो है इसको कहते हैं हम टॉप लेवल डोमेन। तो इसको मैं अगर इस तरीके से समझाऊं कि डोमेन नेम है वो आपका जो वेब ब्राउजर के URL आप जो डालते हैं www.github.com, yahoo.com, जो डोमेन नेम है वो आपका URL ही होता है ना, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ये आपका URL ही है एक तरीके का। तो डोमेन नेम इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, और कौन कौन से पार्ट है, और ये जैसे 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, इसको हम कहते हैं लेबल्स। तो डोमेन की एक हायरार्की होती है जो कि आपकी राइट टू लेफ्ट चलती है। ध्यान रखिएगा, डोमेन को आप इस तरीके से DNS जब ये पढ़ेंगे समझेंगे, आपको इस तरीके से चलना पड़ेगा, मतलब राइट टू लेफ्ट, बाएं से दाएं से बाएं। तो टॉप लेवल डोमेन क्या हुआ इसमें, देखिए जो डॉट है, डॉट के बाद जो आखिरी होगा, मतलब पूरा पढ़ लीजिए, आखिरी में जो भी होगा वो आपका टॉप लेवल डोमेन होगा। जैसे वो .com हो सकता है, .org हो सकता है, .edu हो सकता है। तो जब आप यहां पर आएंगे तो ये .com आपको दिख रहा है, .edu दिख रहा है, ये आपके टॉप लेवल डोमेन्स हो गए। हर एक लेबल जब जैसे आप लेफ्ट, मैंने कहा ना राइट से लेफ्ट चलना है, तो .com के लेफ्ट में क्या है, एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल इसका डोमेन हो गया। फिर example.com के लेफ्ट में क्या है, www, तो ये इसका सब डोमेन हो गया। यानी कि अगर आपने example.com यहां देखा है, तो जो ये www.example.com है, इसमें .com का जो सब डोमेन है वो है आपका एग्जाम्पल, और example.com का सब डोमेन है www। इस तरीके से DNS का पूरा स्ट्रक्चर बनता है, और इस तरीके से हम कोई भी वेबसाइट को उसके IP में परिवर्तित करते हैं या उसका IP जानते हैं। तो ये जो अलग अलग मैंने आपको सब डोमेन्स बताए, ये 127 लेवल तक जा सकते हैं, और हर एक लेवल, जैसे ये .com है या फिर ये www है या फिर example है, ये आपके 63 कैरेक्टर्स के हो सकते हैं। यानी कि ये तो चेंज नहीं हो सकता, ये भी चेंज नहीं हो सकता, ये तो फिक्स है, लेकिन ये आपका 63 कैरेक्टर्स तक जा सकता है। इसका मतलब टोटल डोमेन कैरेक्टर लेंथ जो हो सकता है वो 253 कैरेक्टर्स का हो सकता है मैक्सिमम। अच्छा ध्यान रखिएगा, कभी भी हम जो लेबल है इनको हम हाइफन से स्टार्ट नहीं करते, इस तरीके से नहीं कर सकते, और पूरी तरीके से नंबर जैसे 0 to 9 जो नंबर्स होते हैं वो नहीं दे सकते हम इसमें। तो टॉप लेवल डोमेन्स में आप कभी भी न्यूमेरिक नहीं मिलेगा आपको, और हाइफन नहीं मिलेगा। अब ये किसने तैयार किया, ये जो मैंने आपको बता रहा हूं कि DNS स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर DNS सिस्टम कैसे इसके पीछे काम करेगा, ये जो है IETF यानी कि इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है, इसके ये रूल्स है, और ये RFC 1035 यानी कि रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स में दिया गया है कि डोमेन नेम कैसे रखे जाएंगे, किस तरीके से रखे जाएंगे, और इसी से क्योंकि एक तरीका बन गया ना, इस तरीकों को अपना के आप DNS इंप्लीमेंट कर सकते हैं, डोमेन नेम सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको DNS डोमेन नेम सिस्टम के बारे में जानकारी मिल गई होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।